जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो आज हम इस सेगमेंट में फर्स्ट वाले वीडियो के सेगमेंट का मतलब इससे पहले वाले वीडियो के सेगमेंट का कंटिन्यूशन वाला पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि स्पेस लैटिस क्या होता है, उसके बाद यूनिट सेल क्या होता है और यूनिट सेल की कैटेगरीज मैंने आपको समझाई थी कि अलग अलग कैटेगरी के यूनिट सेल होते हैं, जिनमें हमारे कोर्स में जो यूनिट सेल है, अभी हम बोर्ड लेवल की बात कर रहे हैं, तो जो बोर्ड लेवल पर जो यूनिट सेल है इट इज क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, क्यूबिक यूनिट सेल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा था, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में एक ही था हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास तीन होते हैं, जिनमें से दो महीने आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन हम तीनों पढ़ेंगे। एक बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एक एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एक ईसीसी यानी एंड सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तीन तरह के यूनिट सेल है जो हम लोगों ने ठीक है पढ़े थे। जिन लोगों ने भी इसका पहला वाला वीडियो ना देखा हुआ तो इस वीडियो को देखने से पहले वो पहला वाला वीडियो चेक कर लेना, और फिर उसके बाद इसे आप पढ़ोगे, इसे सुनोगे तो आप सब कुछ समझ जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट में हमें अब ये पढ़ना है कि इन यूनिट सेल में हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम है ये गिनना है हमें। तो अब एक यूनिट सेल में कितने एटम है ये गिनने के लिए मैंने आपको ये समझाया था कि देखो ऐसा है कि यहाँ अभी इन्हें देखकर, जैसे सिंपल क्यूबिक है हमारे पास, ये बीसीसी है और ये एफसीसी है, जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखने से तो ये लग रहा है कि इसमें एट एटम्स है एक यूनिट सेल में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी डॉट बना रखे हैं वो एटम्स हो गए। ठीक, इसमें देखकर ये लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कॉर्नर में हो गए, एक बीच में हो गया तो 9 हो गए टोटल। और देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें 14 है। ठीक है, 8 कॉर्नर में और 6 फेसेस होते हैं, जैसा हम जानते हैं यूनिट सेल में, तो हर फेस के सेंटर में भी एटम है एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। तो यहाँ देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पर 14 होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालने का तरीका समझाओ। देखो पहले एक मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मान लो एक एप्पल है, तो एक एप्पल है, अगर वो मुझे खाना है या आपको खाना है तो आपके हिस्से में वो पूरा एप्पल है, तो हमने डिवाइड ही नहीं करा। अगर हम अकेले हैं तो हम अकेला एप्पल पूरा खा जाएंगे, तो नो नीड ऑफ डिवीजन। लेकिन अगर दो लोग हैं और ये कंडीशन है कि जी दोनों को बराबर बराबर बांटना है, मैंने एक एप्पल दे दिया आपको और दो लोगों को मैंने बोला कि आप दो लोगों दोनों बराबर बराबर खा लो, तो वन एप्पल को अगर आप दो बराबर लोगों में बांटोगे, ठीक है, वन एप्पल को, मेरी ड्राइंग ज़्यादा बढ़िया नहीं है लेकिन फिर भी मैनेज विद इट, वन एप्पल को अगर दो लोगों में बांटेंगे हम लोग, ठीक है, पर्सन 1 और पर्सन 2, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, कितना आएगा एक के हिस्से में, आधा आएगा। आधा का मतलब 1/2, यानी 1 को हमने 2 में डिवाइड कर दिया 1/2, और इसके पास भी आएगा 1/2। यही बात हुई। अगर टोटल 3 लोगों में डिवाइड करते कोई थर्ड पर्सन भी आ जाए तो फिर 1/2 क्या है, बजाय कितना होगा, एक को हम 3 में बांट रहे हैं तो 1/3 इससे मिलेगा, 1/3 से 1/3 से, यानी एक के हिस्से में 1/3 आएगा। यही अगर 4 लोगों में बांटेंगे तो एक के हिस्से में 1/4 आएगा। यही अगर 8 लोगों में बांटेंगे तो एक के हिस्से में 1/8 आएगा। यही अगर 10 लोगों में बांटेंगे तो एक के हिस्से में 1/10 आएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो यूनिट सेल का डायग्राम हमने बना रखा है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ स्पेस लैटिस। यूनिट सेल सबसे छोटा पोर्शन होता है, सबसे छोटा भाग होता है स्पेस लैटिस का, जो जब बार बार रिपीट करता है तो पूरा स्पेस लैटिस बन जाता है, विच व्हेन रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन जनरेट्स अ होल स्पेस लैटिस। तो इसका मतलब यह है कि इस यूनिट सेल के ऊपर भी और यूनिट सेल होंगे, इसके नीचे भी यूनिट सेल होंगे, इसके इधर भी यूनिट सेल होंगे, इधर भी होंगे, सामने भी होंगे, पीछे भी होंगे। हमने बीच से एक छोटा यूनिट सेल निकालकर बाहर रख रखा है ये। तो यानी ये जो कॉर्नर पर एटम है, कोई भी कॉर्नर ले लो, मैं ये वाला कॉर्नर ले रहा हूं, ये जो कॉर्नर पर एटम है इससे और यूनिट सेल भी तो शेयर कर रहे होंगे। तो कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं इससे, चलो सोचते हैं, और मैं डायग्राम से बताता हूं आपको। आप भी एक नंबर सोच के रखो और मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं मैं आपको एक टास्क देता हूं। चलो आप अपने कमरे को यूनिट सेल मान लो, 8 कॉर्नर है, ठीक है, 4 ऊपर है 4 नीचे है। तो जो 4 ऊपर कॉर्नर है उनमें से कोई भी एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लो, ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी एक। ठीक है, एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लो, ऊपर वाला सेलेक्ट कर लो क्योंकि हम फ्लोर चढ़ाने वाले हैं, और ऊपर सेलेक्ट कर लिया आप लोगों ने। तो अब ऊपर वाला जो एक कॉर्नर आपने सेलेक्ट करा है उसमें आपको टास्क ये है कि हम उस कॉर्नर को इंक्लूड कर कर, छोड़ना नहीं उसे, उस कॉर्नर को इंक्लूड कर कर मैक्सिमम कितने रूम्स बना सकते हैं, बिल्कुल उसी साइज के, बिल्कुल उसी साइज के मैक्सिमम कितने रूम बना सकते हैं। तब तक आप ये सोचो, मैं यहां पर आपको डायग्राम से बताता हूं। डायग्राम में मैं एक यूनिट सेल ले लेता हूं, यह यूनिट सेल, ये हो गया हमारा कमरा,
इसमें कोई भी एक एटम मैं मार्क कर लेता हूँ। जैसे मैंने जो मार्क कर लिया एटम वो ये वाला कॉर्नर मार्क कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला कॉर्नर। हमें ये देखना है कि ये वाला कॉर्नर जो है कितने रूम में आ रहा है कॉमन, कितने रूम में ये कॉर्नर कॉमन आएगा। तो ये चलो रूम बनाते हैं। इसी से इसके एडजेसेंट जोड़कर बनाओ। एक रूम मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है, रूम बना दिया है। इस वाले रूम में ये कॉर्नर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देखो कॉमन कॉर्नर है। एक रूम में इस तरफ बनाता हूँ, इसके सामने की तरफ। तो चलो सामने की तरफ एक रूम बनाते हैं। ये ब्लू कलर के पेंसिल में बना रहा हूँ ताकि देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। ये मैंने सामने की तरफ एक रूम बना दिया, छत बन गई इसकी। ये दीवार की एक साइड बन गई, दूसरी साइड बन गई, ठीक है, दूसरी कॉर्नर बन गया। इसको आगे कर दो, इसको यहाँ से जोड़ दो, इसको यहाँ से जोड़ दो, तो ये बन गया दूसरा रूम। क्या ये जो दूसरा रूम मैंने बनाया, ये दूसरा रूम है, देखो मैं ऐसे डार्क मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इन दो रूम में जो पीछे के दो रूम है वो कॉर्नर आ रहा है, तो पता चल गया आप लोगों को। अब जो सामने वाला रूम है वो ये रूम, सामने वाला रूम ये मैं मार्क कर रहा हूँ डार्क। ये सामने वाले रूम की छत दिख रही है हमें, ठीक है, ये उसकी साइड दिख रही है हमें। अब बताओ क्या इसमें ये वाला कॉर्नर आया, बिल्कुल आया, दिख रहा है साफ साफ। इसी तरह से एक रूम हम इसके सामने भी बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। इसके सामने जो रूम बना रहे हैं इसी को आगे बढ़ा दो, इसको यहाँ से आगे बढ़ा दो, इसको नीचे ले जाओ, इसको सामने लाओ, इसको इधर कर दो, तो ये बन गया अगला रूम। ये वाला जो रूम बना है इसकी साइड्स को मैं डार्क करता हूँ। चलो इसकी साइड्स डार्क करते हैं। ये वाला ये रूम ये बन गया हमारा ऐसे, ये हो गई इसकी छत। देखो ये कॉर्नर आ गया इसमें भी, ठीक है, ये कॉर्नर आ गया, ये बन गया ये। तो अब बताओ कितने कमरे हो गए टोटल, 4 हो गए, 2 पीछे की तरफ 2 सामने की तरफ। उसमें ये जो कॉर्नर मैंने मार्क करा था वो आ गया। यही सोचा था कि आपने क्या एक कॉर्नर को इंक्लूड कर करके मैक्सिमम 4 कमरे बन रहे थे। तो अगर इतना सोचा आपने तो अभी भी आपने गलत सोचा है। आगे बढ़ते हैं। बताओ 4 तो हमने रूम बना दिए यहाँ पर। अब मैं इधर और बढ़ाऊंगा या पीछे और बढ़ाऊंगा तो ये वाला कॉर्नर तो नहीं आएगा उसमें, तो इसलिए ये ऑप्शन तो बंद हो गया फर्स्ट फ्लोर का। अब आ जाओ सेकेंड फ्लोर पर। इसके ऊपर सेकेंड फ्लोर में जब मैं इसके ऊपर कमरा बनाता हूँ ये वाला, यहाँ से मैंने एक वॉल चढ़ाई, पिलर चढ़ाया, इधर से मैंने एक पिलर चढ़ा दिया, इधर इन दोनों को जोड़ दिया मैंने आपस में, फिर इधर फिर इनको जोड़ दिया, ये बन गई इसकी छत और ये जुड़ गया, ठीक है, जुड़ गया ये आपस में, ये बन गया जी कमरा। अब इस कमरे में चेक करो क्या ये वाला कॉर्नर आ रहा है, तो चलो चेक करते हैं। तो ये हो गई इस कमरे की छत हो गई, ये हो गई, ठीक है, साइड्स, और ये हो गया इसका, ठीक है, ये हो गया रूफ टॉप, ये हो गया फ्लोर, ठीक है, नीचे वाला। तो सिर्फ फर्क ये है कि देखो ये कॉर्नर इसमें भी आ रहा है। सिर्फ फर्क ये है कि नीचे वाले कमरों में ये कॉर्नर था, ऊपर जो कमरा बना वो कॉर्नर आएगा नीचे, लेकिन कॉर्नर तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही इधर जो कमरा बनाएंगे अब, चलो बना लेते हैं। इधर जो कमरा बनाएंगे, ये कमरा बना रहे हैं हम, ये कमरा बना रहे हैं। अब तो आप समझ गए हो कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसमें भी ये कॉर्नर आएगा। जो हम इसके ऊपर कमरा बनाएंगे जो सामने वाला, उसमें भी ये कॉर्नर आएगा। जो हम इसके ऊपर कमरा बनाएंगे उसमें भी ये कॉर्नर आएगा। ये वाला जो कमरा बनेगा उसमें भी ये कॉर्नर आने वाला है। इधर अगर मैं पिलर चढ़ा दूं और ये वाला जो कमरा बना दूं, इसके इस वाले कमरे के ऊपर अगर कमरा बना दूं तो इसमें भी ये कॉर्नर आ रहा है। तो चलो गिन लो जरा, 4 तो हो गए नीचे जिसमें कॉर्नर आ रहा था, और 4 हो गए उन्हीं के ऊपर जिसमें कॉर्नर आ रहा है। बस नीचे और ऊपर वालों में फर्क यह है कि नीचे वालों में कॉर्नर था ऊपर की तरफ, ऊपर वालों में कॉर्नर है नीचे की तरफ, लेकिन है, ठीक है, इस बात की गारंटी है। तो यहां से हमने सीखा, जिसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो होपफुली अब आप इस डायग्राम से समझ गए होंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि एक कॉर्नर को टोटल 8 कमरे, टोटल 8, 4 नीचे 4 ऊपर उसी के, टोटल 8 कमरे शेयर करना है एक कॉर्नर को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो कॉर्नर में एटम होगा वो 8 लोगों में डिवाइड हो रहा है। कॉर्नर पर जो एटम होगा कितने लोगों में डिवाइड हो रहा है, 8। तो अगर कॉर्नर पर एटम 2 लोगों में डिवाइड होता तो हम उसका एक के हिस्से में कितना था, 1/2। लेकिन अगर कॉर्नर में जो एटम है वो 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, 8,
तो 1 के हिस्से में कितना आएगा 1/8। तो बताइए 1/8 क्यों लिखा, क्लियर है सब लोगों को। ये सिर्फ स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ सिंपल क्यूबिक के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, ये मैं हर जगह के लिए बता रहा हूं, चाहे सिंपल क्यूबिक हो या बीसीसी हो, इसमें भी जो कॉर्नर में एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन 1/8, कंट्रीब्यूशन का मतलब उसको हिस्सा 1/8 मिलेगा, क्योंकि 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं उससे। तो एक को जब 8 शेयर करेंगे तो एक के हिस्से में 1/8 आएगा। ऐसे ही इसको भी 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, तो हर कॉर्नर पर जो एटम है, कॉर्नर पर जो भी एटम्स होंगे उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 है। एक यूनिट सेल को सिर्फ 1/8 मिलेगा उस एटम का। समझ गया आप इतनी बात। अब चलो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का सिंबल होता है कैपिटल जेड, याद रखना भूलना मत, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में काम आने वाला है हमारे, कैपिटल जेड। तो चलो कैलकुलेट करें। तो हर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8। कॉर्नर पर जो एटम है, कॉर्नर पर जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8। ऐसे कितना एटम है 8 है, टोटल 8 है। तो ये तो 1/8 को 8 बार जोड़ दो आप, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे, हम समझदारी वाला काम करेंगे। 8 बार जोड़ेंगे नहीं, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल 8 एटम से हमारे पास, तो कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 8 × 1/8। तो 8 × 1/8 बताओ कितना हो गया 1। तो यहां से हमें यह पता चला कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता है 1। तो वी हैव 1 एटम पर यूनिट सेल, तो Z की वैल्यू 1 होगी सिंपल क्यूबिक में। क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले यूनिट सेल में, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हर कॉर्नर पर एटम है। तो जब हर कॉर्नर पर एटम है तो Z यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की वैल्यू निकालेंगे, तो 8 कॉर्नर से हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। ठीक है, 8 कॉर्नर से हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो इतना तो हो गई। प्लस साथ में बॉडी के सेंटर में भी एटम है। अब हमें यह सोचना है कि जो बॉडी के सेंटर में एटम है क्या उसे कोई और शेयर कर रहा है। ये सोचने के लिए आप सिर्फ ये विजुअलाइज करो कि आपने बहुत सारे कमरे बना दिए, मान लो 8, 10, 12 कमरे बना दिए। आपने फैन लगाना है, पंखा लगाना है। तो फैन लगाते हैं हम यूजुअली क्या, एक कमरे में हम सेंटर निकालते हैं और सेंटर में हम लोग पंखा लटका देते हैं। मान लो पंखा बिल्कुल कमरे के बीचों बीच है, ठीक है, सेंटर में। अब वो कमरे में जो पंखा आपने लटकाया हुआ है, बताओ क्या वो किसी और कमरे के लिए काम आएगा? क्या कोई और कमरा उसे शेयर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि एक पंखा सिर्फ एक कमरे के काम आने वाला है हमारे। बॉडी के सेंटर में जो भी चीज है उसे कोई और शेयर नहीं कर सकता है। कोई इधर उधर ऊपर नीचे वाला यूनिट सेल उसे शेयर नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए जब कोई शेयर नहीं कर पाएगा तो उसे डिवाइड करेंगे नहीं। डिवाइड क्यों करना, और इसीलिए उसका नंबर क्या लेंगे हम लोग 1। तो बॉडी के सेंटर में जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1। क्लियर, उसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 8 × 1/8 तो था ही, जैसा हमने पहले करा कि 8 एटम है और हर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, प्लस बॉडी के सेंटर में भी एक एटम है तो 1 जोड़ देंगे। इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे कोई और शेयर नहीं कर रहा है। तो निकाल लो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 1 + 1 कितना हो गया 2। तो यहां से हमने सीख लिया कि बीसीसी में Z की वैल्यू 2 आएगी। बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में Z यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल विल बी 2। ओके, समझ गए सब लोग। अब आ जाओ अगले वाले पर। अगला वाला है FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कॉमन चीज तो देख लो पहले क्या है। कॉमन चीज ये है कि हर कॉर्नर पर एटम है और कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। ये हम साबित कर चुके हैं ये बात। तो पहले तो जी जब Z की वैल्यू निकालेंगे तो 8 कॉर्नर से हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, प्लस अब आ जाओ फेस सेंटर। फेस के सेंटर में जो एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन ढूंढना है हमें। तो अब उसके लिए मैं आपको फिर एक टास्क दे रहा हूं। देखो साइंस स्पून फीडिंग होती नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ अपने आप बता दूं तो मजा नहीं आएगा। खुद भी सोचो, कुछ सोचना आपको यह है कि आपने कमरा बनाया, बहुत सारे कमरे बना दिए, आपने सर्विसिंग विंडो निकाल दी एक जगह बीच में। सर्विसिंग विंडो का मतलब एक दीवार में बीच में गैप बना दिया आपने, बीच में दीवार के बीच में, दीवार यानी फेस, उसके बीच में गैप बना दिया। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि वो गैप कितने कमरों का पर्पस सर्व करेगा, कितने कमरों का पर्पस सर्व करेगा वो गैप, ये सोचना है बस आपको। 1 का करेगा, 2 का करेगा, 3 का करेगा, 4 का करेगा, कितनों का करेगा। आप सोच लो, एक नंबर सोच लो अपने दिमाग में लॉजिकली
सोच लिया, इतना टाइम काफी है वो नंबर सोचने के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये व्हाइट बोर्ड है, मान लो। जब आपने व्हाइट बोर्ड जब आप कभी देखा होगा, अगर कहीं किसी ने लगाया नहीं है, तो व्हाइट बोर्ड में एक्चुअली में दोनों साइड इसी तरह की होती है, दोनों साइड लिख सकते हैं आप। अब मान लो मैं कंजूस हूं बहुत ज्यादा, मैं जब कमरा बना रहा हूं तो मुझे लगा कि भाई क्लासरूम बना रहा हूं मैं कोचिंग सेंटर में या किसी स्कूल में, तो मुझे लगा कि जी मैं तो व्हाइट बोर्ड का मैक्सिमम यूज करूंगा। अब उसके लिए मैंने क्या करा कि मैंने इधर तक तो दीवार लगा दी, ठीक है, इधर तक तो वॉल बना दी, बीच में मैंने व्हाइट बोर्ड लगा दिया और फिर ऊपर से, ठीक है, वॉल बनानी शुरू कर दी। तो ये व्हाइट बोर्ड आ गया बीच में। अब मुझे सिर्फ ये बता दो लॉजिकली सोचकर कि ये व्हाइट बोर्ड मैक्सिमम कितने टीचर यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे फेस के सेंटर में लगाया ना, दीवार के सेंटर में, कितने लोग यूज कर सकते हैं? आंसर इज 2। ओके, एक मैं और एक उधर जो बगल में पढ़ा रहा होगा, अगर मान लो कोई, तो वो यूज कर सकता है। पहले भी आंसर आपने क्या 2 सोचा था? अगर 2 सोचा है तो मेरी तरफ से थम्स अप है, 2 थम्स अप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि फेस के सेंटर में जो एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/2। क्लियर? क्योंकि एक एटम को 2 लोग जब शेयर कर रहे हैं, एक एटम को जब 2 लोग शेयर करेंगे तो एक के हिस्से में तो आधा ही आएगा ना, तो आधे का मतलब 1/2। तो ये हो गया जी। अब टोटल फेसेस बताओ कितने? हमने पहले वीडियो में भी काउंट कर रहे थे फेस, टोटल फेस कितने होते हैं? 6। 4 तो दीवार हो गई, ठीक है, 4 फेसेस, एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, तो एक छत हो गई और एक नीचे, ठीक है, एक रूफ टॉप हो गया और एक फ्लोर हो गया, तो टोटल हो गए फेसेस 6, और हर फेस का कंट्रीब्यूशन हो गया 1/2। तो चलो कर लो ऐड, तो 8 × 1/2 हो गया 1, 6 × 1/2 हो गया 3, यानी z की वैल्यू हो गई 4। तो यहां से जी ये बात साबित हो गई कि z की वैल्यू 4 होगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में z की वैल्यू 1, यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज 1। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में z की वैल्यू 2, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज 2, एंड इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल z की वैल्यू इज 4। एक यूनिट सेल और है जो मैंने आपको बताया था कि ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी, इसलिए एक बार उसे भी चेक कर लो, ठीक है। वो हमने पढ़ा था एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी ECC, एंड सेंटर्ड क्यूबिक ECC, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है, हमारे पास ये यूनिट सेल का डायग्राम हो गया। हर कॉर्नर पर हमारे पास एटम्स है और साथ में ऑल्टरनेटिव फेसेस, याद है ना आप लोगों को? ऑल्टरनेटिव फेसेस, ऑल्टरनेटिव फेस कितना होते हैं? 2, एक ऊपर और एक नीचे मान लो, ठीक है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ डिटेल में। तो ये एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विच कंटेन एटम्स एट कॉर्नर एज वेल एज एट ऑल्टरनेटिव फेसेस, नॉट ऑल फेसेस, ऑल्टरनेटिव। एंड ऑल्टरनेटिव फेसेस कितना होते हैं? 2, जैसे हमने काउंट करे थे पहले। तो चलो कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। कॉर्नर पर जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। फेस के सेंटर में जो एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। तो जब z की वैल्यू निकालेंगे ECC के लिए, तो कॉर्नर यानी 8 × 1/8 प्लस फेस, ऑल्टरनेटिव फेस, अगर सिर्फ फेस होता तो मैं 6 लिखता, 6, लेकिन ऑल्टरनेटिव फेस है तो कितने लिखेंगे? 2। ऑल्टरनेटिव फेस 2 होते हैं, हमने गिने थे प्रीवियस वीडियो में, ध्यान रखना, ठीक है, 2। और हर फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। तो ये हो गया 1 + 1, यानी आंसर इज 2। तो एंड सेंटर्ड क्यूबिक अगर यूनिट सेल होगा तो उसमें भी z की वैल्यू 2 होती है, जैसे BCC में होती है, ठीक है। इस तरह से हम लोग z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी ऑफ यूनिट सेल में। तो होपफुली इस वीडियो से आपके जो भी डाउट्स अगर होंगे, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर इसी के अगले सेगमेंट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए सब लोग, एंड बी सेफ। तो जय हिंद, जय भारत।